दोस्तों नमस्कार। ऐसी राजनीति कभी नहीं थी। भारत की राजनीतिक सत्ता के साथ विपक्ष का टकराव इससे पहले भी बहुत तीखा, बहुत गहरा जरूर रहा है और राजनीतिक टकराव की परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर ही रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी जब खुले तौर पर यह कहा जाने लगे कि किसी की मौत के पीछे राजनीतिक साजिश है और अब उसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले इस देश में कई पॉलिटिकल नेताओं की मौत हुई है। राजनीतिक तौर पर उनका महत्व उस दौर में बहुत था भी, लेकिन ऐसे आरोप और मौत के चंद घंटों के भीतर भारत की राजनीति में उभर कर आ जाएं, ऐसा वाकई कभी नहीं था। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति की वह रीढ़ जिसके आश्रय सियासतदान अपने तौर पर गोटियां बिछाते थे और राजनीतिक सत्ता पलटने की कवायद भी करते थे। एनसीपी टूटी, एक तरफ शरद पवार, दूसरी तरफ अजीत पवार। अजीत पवार एक वक्त बीजेपी के साथ, अगले क्षण बीजेपी के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जब पार्टी टूटी तो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक शख्स की मौत राजनीतिक साजिश के हवाले है? यह सवाल पहली बार किसी दूसरे ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने खुलकर उठा दिया है। और ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल अजीत पवार अपनी सियासत साधते साधते समझ गए कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रह सकते हैं, यानी वो एनडीए छोड़ेंगे, यानी वह बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। और इन सब के बीच चंद दिनों पहले उन्होंने यह भी कहा था कि दरअसल जब उनके भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र होता है तो फिर जो पार्टी उन पर आरोप लगाती है उसी पार्टी के साथ आज वो ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि डिप्टी सीएम भी हैं। और फिर उन्होंने यह भी कहा था कि दरअसल उनके पास भी बीजेपी के करप्शन का कच्चा चिट्ठा है। यह सारे सवाल राजनीतिक तौर पर हमेशा से लगाए जाते रहे हैं और राजनीति साधने के लिए ऐसे आरोपों का सहारा लिया जाता रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल मौजूदा वक्त की राजनीति उससे कहीं आगे निकल चुकी है। इसीलिए अजीत पवार ने जब यह कहा वो बीजेपी छोड़ देंगे तो उसके बाद की परिस्थितियां इतनी नाजुक क्या वाकई हो गई कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल हो जाएगा। और अजीत पवार की आज एक हवाई दुर्घटना में जो मौत हो गई, मुंबई से बारामती तक का सफर चंद मिनटों का है, लेकिन उस सफर के बीच में जो उनका जो प्राइवेट प्लेन था उसमें 6 लोगों की मौजूदगी और सभी की मौत हो गई। अजीत पवार की भी मौत हो गई। उसके बाद कई सवाल महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति और इन सब के बीच सत्ता और विपक्ष के बीच की परिस्थितियों में एक के बाद एक कई बयान आने लग गए। लेकिन हमें लगता है आज तो बात इस बात से शुरू होनी चाहिए जहां पर ममता बनर्जी ने खुले तौर पर यह कह दिया कि दरअसल बीजेपी अजीत पवार छोड़कर वापस लौटना चाह रहे थे और उसके बाद चंद दिनों के भीतर यह सब कुछ हो गया। There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. तो क्या वाकई भारत की राजनीति उस राजनीतिक साजिश और सत्ता में बरकरार रखने के मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां पर नेताओं की मौत भी ऐसे हो सकती है जिसका अनुमान या कहें जिसके खुले संकेत ममता बनर्जी दे रही है? क्योंकि भारत की राजनीति के भीतर कोई पहले नेता नहीं है अजीत पवार जो हवाई दुर्घटना में मारे गए। इससे पहले याद कीजिएगा तो माधवराव सिंधिया आपको याद आएंगे, उससे पहले याद कीजिएगा तो वाईएसआर की मौत इसी तरीके से हुई थी। उस दौर में कुछ कॉरपोरेट निशाने पर थे।
बाल योगी स्पीकर हुआ करते थे लोकसभा में, उनकी मौत, उस वक्त भी राजनीति चलनी शुरू हुई थी लेकिन एक झटके में थम गई। और पिछले दिनों जब रूपाणी जिस एयर इंडिया के विमान पर, जो बोइंग विमान था, उसमें जो सफर कर रहे थे, वह पूरा का पूरा विमान 30 सेकंड के भीतर जिस तरीके से क्रैश कर गया, उसके बाद यह सवाल उठा कि रूपाणी उसमें सवार हैं। और फिर कई सवाल चलते चले गए लेकिन उसके कोई पैर नहीं थे। वह सिर्फ और सिर्फ आवाज गूंज रही थी राजनीतिक गलियारों के भीतर। लेकिन बात आई गई हो गई। इस लंबी फहरिस्त के भीतर हो सकता है आपके जहन में कई पुराने नाम भी निकल कर आ जाएं, जिसकी शुरुआत आप गोपीनाथ मुंडे को भी याद कर सकते हैं। उस दौर में भी कुछ सवाल तो उठे थे, लेकिन जब एक खुले तौर पर एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहते हुए सामने आ गई कि दरअसल इस हवाई दुर्घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से होनी चाहिए, उसके जरिए करानी चाहिए, तो क्या उन्हें वाकई भरोसा नहीं है? मामला सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है। इससे आगे निकलकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहने से चूके नहीं, चंद दिनों पहले एयर इंडिया का एक बोइंग विमान भी तो इसी तरीके से क्रैश हुआ था। लेकिन यह तो छोटा विमान था, जांच तो होनी चाहिए। कुछ कदम और आगे अखिलेश यादव ने बढ़ाए। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वीवीआईपी जिस लिहाज से हवाई दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, उसको लेकर जांच तो होनी चाहिए। क्या यह राजनीति का नया चेहरा भारत के उस राजनीतिक परिस्थिति और त्रासदी को उठा रहा है जिसके भीतर कोई झांकना नहीं चाहता है? या फिर जो अभी तक सवाल भारत की राजनीति में इस देश के ध्वस्त होते संस्थानों से निकले थे, वो यहां तक आकर खड़े हो जाएंगे? क्या किसी ने इसकी कल्पना की थी? सुन तो लीजिए जो बात ममता ने कही, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है, ऐसा हर जगह होना। एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट। ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। कि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो, तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। क्या आपको भी दरअसल मौजूदा वक्त की राजनीति में एक बात तो खुलकर इस दौर में सामने आ चुकी है। बीजेपी सत्ताधारी है और वो सत्ता को खोना नहीं चाहती है। और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति पुराने तमाम पॉलिटिशियंस की राजनीति से कई कदम आगे चलती है। और शायद इसी वजह से इस देश के भीतर ढहते हुए संस्थानों से बात जब निकली तो वह इलेक्शन कमीशन तक चली गई। और एसआईआर की भूमिका इस दौर में खुलकर तब सामने आने लगी जब सुप्रीम कोर्ट को भी बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर कुछ ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ गई। यह सवाल बिहार के चुनाव के वक्त भी था। यह सवाल कमोवेश इस देश के हर विपक्षी राजनीतिक दल के भीतर भी है कि आखिर उनके पास कौन सा मंत्र होगा जिससे वो बीजेपी को हरा दे। इन परिस्थितियों में राहुल गांधी तो खुले तौर पर अपने बीच यानी कांग्रेस के बीच और रैलियों में, यहां तक कि अपनी सभाओं में भी यह कहने से चूकते नहीं, लगता है चुनाव लड़ना इस देश के भीतर मुश्किल काम है, वहां पर आपको हार ही मिलेगी, तो आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? यह सवाल यहीं रुक जाए तो उसके आगे की परिस्थिति, क्या किसी अपने सहयोगी को लेकर, उसके द्वारा पासा पलटने को लेकर यह बात कहां से आ गई? यह इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी नेताओं से जो नेता बीजेपी में शामिल हुए उन सभी की फाइल तैयार है। यह बात कोई छुपी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर ईडी ने जो 125 या कहें 129 पॉलिटिशियंस के नाम दिए, उन पॉलिटिशियंस में से लगभग 52 पॉलिटिशियन तो शामिल हो गए।
और जितने छापे इस देश के भीतर विपक्षी नेताओं पर पड़े, उस दायरे में एक एक करके हर किसी को क्या वाकई ये लगने लग गया कि अगर वो साथ में शामिल नहीं होगा तो फिर आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी जेल में कटेगी। यानी दो मैसेज इस वक्त बहुत खुले तौर पर हैं। इससे पहले की राजनीतिक सत्ताओं में जो भी भ्रष्टाचार था और उस राजनीतिक सत्ताओं में नेताओं की जो भूमिका थी और भारत की राजनीति जिस करप्शन के आश्रय चलती और बढ़ती है, उसमें उन नेताओं की कतार की फाइल इस दौर में मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने यह सोचकर बना ली या कहकर बना ली कि उनकी राजनीतिक सत्ता अगर खतरे में पड़ेगी तो फिर इन नेताओं को बख्शेंगे नहीं, तो क्यों नहीं उनके सामने ही यह ऑप्शन रख दिया जाए। इसीलिए हो सकता है आपके जहन में कई नेता नाम आ रहे हों। असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी नारदा शारदा के वक्त खुलकर उभरा था। महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक चौहान हैं जो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वह भी शामिल हो गए। और उस वक्त राहुल गांधी ये कहने से चूके नहीं थे कि महाराष्ट्र का एक नेता 10 जनपद पहुंचकर जार जार आंसू बहा रहा था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो क्या करे, तो वो शामिल हो गया। कई नाम हैं, इन नामों का जिक्र आज नहीं। सवाल तो यह है क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि किसी की मौत हुई, विमान दुर्घटना हुआ और उसके चंद मिनटों के बाद एक राज्य के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि दरअसल इसके पीछे साजिश है और वह भी राजनीतिक साजिश है और वह भी वो बीजेपी छोड़ रहे हैं इसलिए साजिश है। यानी आने वाले वक्त को लेकर राजनीतिक मुश्किल बीजेपी के सामने होगी। बीजेपी के चंद नेता भी इस दौर में निकल कर आए। उन्होंने कहा यह असंभव सी परिस्थिति है जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी अपना एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि राजनीति के किस स्तर तक वो गिरना चाहती हैं और किस तरह के बयान वो देना चाहती हैं। कम से कम इस तरह से जब दुख की घड़ी हो, ऐसी चीज़ों में राजनीति ढूंढने का कोई निकृष्ट कार्य कर सकता है तो वो इसी तरह के लोग। ममता बनर्जी विकृत मानसिकता की महिला है। ऐसे समय में इस घटना के बारे में भी इस प्रकार का उटपटांग बयान दे करके वो अब क्या साबित कर समझ इसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा और किस सर्कमस्टेंसेस में ये सब हादसा हुआ है इसकी तहकीकात तो निश्चित तौर पर होगी। वाकई राजनीति तो ऐसे भारत की पहले कभी नहीं थी और भारत की राजनीति में सत्ताधारी दल की ऐसी भूमिका भी पहले कभी नहीं थी। विपक्ष के भीतर भी यह सवाल इससे पहले कभी नहीं आया जो अब खुलकर सामने आ चुका है। तो क्या यह परिस्थिति उस राजनीतिक टकराव से आगे निकल चुकी है जहां पर इस देश में नेताओं की मौत और हत्या तक की परिस्थितियां क्या वाकई सियासत साधने के लिए जरूरी हो चली है? यह सवाल दरअसल कई परतों के भीतर छुपा हुआ है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए एनडीए के काउंटर में एक इंडिया गठबंधन भी बना था और राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम छत्रप राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस वह भी शामिल थी। लेकिन एक एक करके हर जगह यह बिखराव आता चला गया और जब बिहार में चुनावी हार मिली, उसके बाद जब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, तो बंगाल के भीतर चुनाव आयोग हो या ईडी हो, जिस लिहाज से ममता बनर्जी खुद ही बतौर मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आई, उसने पूरे देश में एक मैसेज विपक्ष की राजनीति को दे डाला और खुले तौर पर यह कह डाला कि दरअसल अगर आप नहीं टकराएंगे तो बच नहीं पाएंगे। और यही वो प्रक्रिया है जिसमें एक क्षण के भीतर अखिलेश यादव को भी पता है कि 2026 में अगर बंगाल का फैसला होना है तो 2027 में उत्तर प्रदेश का भी राजनीतिक फैसला होना है। बीते 10 बरस से वह भी सत्ता में नहीं है और ममता बनर्जी का यह कहीं आखिरी टर्म ना हो जाए तो ममता बनर्जी सड़क पर है। अखिलेश यादव जानते हैं कि महाराष्ट्र गंवा चुके हैं, बिहार गंवा चुके हैं, झारखंड उन्हें डामाडोल की परिस्थिति में इस दौर में लगने लगा है। इस दौर में स्टालिन को भी घेराबंदी खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों के जरिए कर रहे हैं। छत्रपों की कतार बचेगी कैसे? और जब ममता बनर्जी सड़क पर आई और ममता बनर्जी ने जब आज आरोप खुले तौर पर यह कहकर लगा दिया कि अजीत पवार तो बीजेपी छोड़ने जा रहे थे, उसके बाद यह विमान क्रैश हो गया। चंद घंटों पहले या कहें 48 घंटे पहले ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा बयान अखिलेश यादव ने भी दिया था। उनका कहना था इस देश में कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी है।
और ममता बनर्जी जान रही है कि अगर इस दौर में वह ईडी के खिलाफ सड़क पर आ जाती हैं, इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाती है और पूरे बंगाल के भीतर नारे भी उद्घोष होने लगते हैं कि दरअसल इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों की कठपुतली है या फिर दिल्ली की सत्ता के साथ वो खड़ा है, तो ऐसे में वो लड़ाई तो लड़ेंगी। अखिलेश यादव जानते हैं अगर बंगाल का किला गिरा तो फिर उनके पास यूपी का किला कभी आ नहीं पाएगा। उन्होंने भी खुले तौर पर यह कहा, इंडिया नहीं, कांग्रेस नहीं, ममता ही लड़ाई लड़ रही है। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए। यानी मैसेज बहुत साफ है, इस देश के भीतर राजनीति हो या मौत हो, इस देश के भीतर हवाई दुर्घटना हो, क्रैश विमान का हो, किसी नेता की मौत हो, वो अब राजनीतिक दायरे में ही देखी परखी जाएगी। और इस कटघरे के भीतर सत्ताधारी राजनीतिक दल को खड़ा होना होगा। यहां पर दो बातें और समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के किसी भी देश से, वो चाहे सबसे छोटे देश के तौर पर लिथुनिया की पहचान हो या फिर कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी ध्यान में रखिए, इतने ज्यादा विमान क्रैश, वो प्राइवेट विमान हो या फिर बोइंग विमान हो, इस तरीके से क्रैश दुनिया के किसी भी देश में आपके पास कोई खबर आती नहीं होगी कि यह विमान क्रैश कर गया। तो ऐसा भारत के भीतर क्या है, और इस विमान को लेकर खुले तौर पर उस विमान के जो मालिकान हैं वो कह रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। और इन सब के बीच कहा गया कि कोहरा था, पायलट को मुश्किल हुई, जो बारामती का एयर स्ट्रिप है वह प्राइवेट या कहें वहां पर जो ट्रेनिंग दी जाती है पायलट की, उसके मद्देनजर उसको बनाया गया है, क्योंकि बारामती में कोई ऐसा हवाई अड्डा है नहीं। तो उस स्ट्रिप को लेकर यानी बहुत सारे सवाल बहुत तरीके से इस दौर में उठ जरूर रहे हैं, लेकिन उसके आगे का सवाल यह है कि भारत में ही क्यों, और इस पूरी प्रक्रिया का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तो जांच जरूरी है। इसीलिए ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी इस दिशा में कह तो रहे हैं। एक क्षण के लिए हमें लगता है जहां पर विमान क्रैश हुआ वहां की तस्वीर और उस विमान की कंपनी के जो मालिक हैं वीके सिंह, उनका क्या कहना है, दोनों चीज देख सुन लीजिए। Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Oh, sorry, 1,500 hours. Okay. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. The aircraft? The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. And As far as we know. इस विमान क्रैश से राजनीतिक तौर पर इतने बड़े सवाल उठकर खड़े हो जाएंगे जो भारत की राजनीति में हड़कंप मचा देंगे, यह तो किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी दो तीन बड़े सवाल तो हैं। पहला सवाल तो राजनीति से ही जुड़ा है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का क्या होगा, वो एनसीपी जो दो धड़ों में बट गई। एक तरफ चाचा शरद पवार थे, दूसरी तरफ अजीत पवार जो भतीजे हैं वह थे, और ममता बनर्जी की माने तो वह दोनों जुड़ने जा रहे थे और बीजेपी के लिए झटका होता। यहां समझना होगा एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर आए। एकनाथ शिंदे की जरूरत
बीजेपी के पास जब तक है जिस रूप में है, उसके बाद क्या उनकी राजनीति थम जाएगी या फिर कोई नई परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी? भारत की राजनीति के भीतर इस वक्त दिल्ली की गद्दी बीजेपी के पास जरूर है, लेकिन वह बीजेपी नहीं, एनडीए है। और उस एनडीए में शामिल दो बड़े नेता, वो नीतीश कुमार हों या वो चंद्रबाबू नायडू हों। चंद्रबाबू नायडू पिछले दिनों जब दावोस गए थे, तो दावोस में उनकी मुलाकात वहां पे रॉकस्टोन के फाउंडर के साथ भी हुई और यह माना गया कि दरअसल इससे पहले भी जो प्रयास दिल्ली की सत्ता को डिगाने के लिए चंद्रबाबू नायडू के साथ जो एक बिसात बिछ रही थी, वो धनखड़ का दौर था, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़। उनका भी क्या हुआ? उनको किस झटके से पद से हटा दिया गया? और जिस लिहाज से जितना पैसा इस दौर में चंद्रबाबू नायडू यानी आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया हुआ है और इस बजट में भी आंध्र को लेकर कई बड़ी चीजों का जिक्र होने वाला है, तो क्या राजनीति साधने के तौर तरीकों में अगर जरा सा शिफ्ट होने से किसी का कद बढ़ जाए और बीजेपी की गद्दी चली जाए, तो क्या इस संकट से भारत की राजनीति गुजर रही है? और उसमें साधने के लिए क्या कल को कोई और भी हो सकता है? ये सारे सवाल इस दौर में सबसे बड़े हो चले हैं। लेकिन इस पॉलिटिकल प्रोसेस के हटकर पहली बार यह भी सवाल है, क्या इस देश की राजनीतिक सत्ता का भय और डर इस देश के नौकरशाही पर, इस देश के मीडिया पर, इस देश की जुडिशरी को लेकर, इस देश के भीतर हर नियम कायदे को संभालने वाले हर उस शख्स के मद्देनजर, यहां तक कि कैबिनेट मिनिस्टर और साथ खड़े सहयोगियों के भीतर भी क्या इस तरीके से समा चुका है कि कोई भी मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर कोई सवाल कर नहीं सकता है और विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार बचा है कि दरअसल वह इस हकीकत को राजनीतिक तौर पर जनता के सामने ले आए या फिर राजनीतिक लाभ के लिए जनता के सामने इस दलील को पेश कर दे। भारत की राजनीति अनूठे दौर से नहीं बल्कि सबसे मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही है, क्योंकि हर कोई जानता है भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बीच राजनीतिक सत्ता की हर चाल कैसी होती है और विपक्ष इस दौर में क्यों लापता हो चला है, गायब हो गया है। जो छत्रप बचे हैं वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आखिरी लड़ाई मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति को क्या लहूलुहान कर रही है, ये सवाल तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।